हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है टारगेट। इस मूवी के IMDb रेटिंग 7.7 है और इसमें हमें दिखाया गया है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। मूवी की शुरुआत में ऑनलाइन कल्चर को दिखाया गया है जिसमें सभी लोग ऑनलाइन दुनिया में बिजी हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो टारगेट नाम के एक शॉपिंग साइट को यूज कर रहा है। दरअसल इस साइट पे लोग सेकंड हैंड चीजों को खरीदा या बेचा करते हैं। ये लड़का अपना एड्रेस एक लड़की को सेंड करता है, हालांकि वो उसे जानता नहीं है, पर उसने टारगेट साइट पे अपने लैपटॉप का एक फोटो अपलोड किया था और ये लड़की उसे बाय करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन उसे बाय करने से पहले वो एक बार उस लैपटॉप को फिजिकली देखना चाहती है। सीन चेंज हो जाती है। हम सू ह्यान नाम की एक लड़की को देखते हैं। सू ह्यान एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर है और वो अपने वर्कर पर बहुत गुस्सा कर रही है क्योंकि उनकी लापरवाही से एक डिजाइन खराब हो गया है और इस लापरवाही की वजह से सू ह्यान को अपने सीनियर से बहुत डांट पड़ती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सू ह्यान का बॉस उसे पसंद भी करता है। सू ह्यान अपनी कलीग और फ्रेंड डालजू से अपनी शिफ्टिंग के बारे में बातें करती है और बोलती है कि उसका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है। डालजू उसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट टारगेट के बारे में बताती है कि वो वहाँ से सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन बहुत ही कम दाम पे खरीद सकती है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसने मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को अपना एड्रेस सेंड किया था और आज वो लड़की उसके लैपटॉप को चेक करने उसके घर पर आने वाली है, इसीलिए वो अच्छे से रेडी हो रहा है। उसी समय उस लड़की का दोबारा SMS आता है कि आज उसे कोई काम आ गया है, इसीलिए वो अपने भाई को लैपटॉप देखने के लिए भेज रही है। तभी एक लड़का आके उसके लैपटॉप को चेक करके अचानक से उस पर चाकू से हमला कर देता है और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि जो लड़का यहाँ आया है वो एक सीरियल किलर है। वो उस लड़के के सारे सामान का फोटो लेकर ऑनलाइन सेल करने के लिए उसी साइट पर दोबारा अपलोड कर देता है। सीन वापस सू ह्यान पे आती है जो रात में अपने वर्कर द्वारा किए गए गलत काम को सही करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ बॉस किम आता है जिसे अचानक वहाँ देख के वो बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ डालजू भी आ जाती है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो दोनों ही सू ह्यान के लिए खाना लेकर आए हैं। वहाँ से तीनों सू ह्यान के घर पर जाते हैं। बॉस किम उसके खराब पड़े वॉशिंग मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। इसीलिए सू ह्यान टारगेट साइट से एक सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बनाती है और उसे उसी वेबसाइट पे एक पुराना वॉशिंग मशीन मिल भी जाता है। वो तुरंत ही उसके ओनर से कांटेक्ट करके उसे खरीद लेती है, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद वो देखती है कि वो वॉशिंग मशीन भी खराब है, जिससे सू ह्यान को इसके मालिक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपना परचेज डेटा देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन ही फेक है। इसीलिए वो इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में करने के लिए जाती है। वहाँ डिटेक्टिव ना और डिटेक्टिव जो इस केस के लिए FIR लिखते हैं, लेकिन दोनों ही इस केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे केस उनके पास दिन में कई सारे आते रहते हैं। लेकिन वो उसे दिलासा देते हैं कि वो जरूर इस मामले को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर इतने बड़े अमाउंट की भरपाई करना सू ह्यान के लिए बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि उसके पास नई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अब उसे पब्लिक लॉन्ड्री में अपने कपड़ों को धोने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इससे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए मजबूरन वो 1 साल की EMI पर एक वॉशिंग मशीन खरीद लेती है। लेकिन इन सब के बाद उसका उस वॉशिंग मशीन ओनर के ऊपर गुस्सा शांत नहीं होता है। वो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा प्रोफाइल मिलता है जिसके चीजों को बेचने का तरीका वैसा ही है जैसा कि उस वॉशिंग मशीन ओनर का था। दरअसल वो वॉशिंग मशीन भी उसी लड़के का था जिसका खून किया गया था। सू ह्यान उसके हर पोस्ट पे जाके कमेंट में लिखती है कि प्लीज इसे मनी ट्रांसफर मत करना, ये एक स्कैमर है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि मैंने इस स्कैमर के अगेंस्ट कंप्लेन भी दर्ज किया है। दूसरी ओर उस स्कैमर को इस बात की जानकारी लगते ही वो सू ह्यान का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है क्योंकि वो एक बड़ा हैकर भी है। अब एक फेक ID से वो स्कैमर सू ह्यान को मैसेज करता है। अब दोनों चैटिंग में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे SMS करना बंद कर देता है, जिसे देख के सू ह्यान सोचती है कि शायद वो जीत गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अगले दिन सू ह्यान का बॉस उसे फिर लेट ऑफिस आने के लिए डांट लगाता है, लेकिन बॉस किम की बातें उसे काफी हद तक स्कैमर की याद दिलाती है। अब उसे बॉस के ऊपर ही शक होता है। इसके थोड़ी ही देर बाद सू ह्यान के पास अलग अलग नंबर से कॉल आने लगती है और सभी लोग उसे इधर उधर की बातें करते हैं, जिससे सू ह्यान बहुत अपसेट हो जाती है। लेकिन उसके पास कॉल आने का सिलसिला अभी भी बंद नहीं होता और उसके साथ ऐसा करने के पीछे स्कैमर का ही हाथ है। दरअसल स्कैमर ने उसकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट पे अपलोड कर दी, लेकिन सू ह्यान ने अभी भी स्कैमर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो टारगेट वेबसाइट पे फिर से उस स्कैमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करती है और उसके हर एक पोस्ट पे कमेंट करती है कि इसे कभी भी पैसे ट्रांसफर मत करना, ये एक स्कैमर है। लेकिन अनजाने में ही उसने उस स्कैमर से दुश्मनी मोल ली। उसी रात अचानक
अचानक सुयान के घर की बेल बजती है। डोर ओपन करके वो देखती है कि डिलीवरी बॉय है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। अगले ही पल वहाँ 2 और डिलीवरी बॉय आते हैं। इससे वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस स्कैमर का है। दरअसल स्कैमर उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका एड्रेस भी जानता है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वो अपने गेट पे एक नोट पेस्ट कर देती है कि इस एड्रेस से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया गया, कृपया कुछ भी डिलीवर ना करें। वो फिर से डिटेक्टिव ना और जो के पास जाती है। वो उन्हें सारी घटना के बारे में बताती है। दोनों उसे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हमने इस केस को प्रायोरिटी पे लिया है। वाकई सुयान के केस को अब डिटेक्टिव ने सीरियसली ले लिया है और अपने अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया है। दूसरी ओर जब सुयान शाम को अपने घर पर पहुंचती है तब उसे अपने घर पर किसी के होने का एहसास होता है और घबराकर वो डिटेक्टिव जो को कॉल करती है। लेकिन बिल्डिंग के कैमरे को चेक करने पर डिटेक्टिव को कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती, क्योंकि बिल्डिंग में कैमरे तो है लेकिन वो हर एक लोकेशन को कवर नहीं करता। उसी समय डिटेक्टिव के सामने एक और डिलीवरी आती है, जिसे देख के डिटेक्टिव को एहसास होता है कि वाकई ये मामला गंभीर है। हम देखते हैं कि उसी रात सुयान के घर पर एक मैकेनिक आके कैमरा इंस्टॉल कर रहा है, जिससे उसके घर पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। अगली सुबह सुयान जब अपने काम पर थी तब उसकी मॉम उसे मैसेज करके कुछ पैसे मांगती है और बोलती है कि वो कुछ ही दिनों में उसे लौटा देगी। सुयान पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी, तभी उसने सोचा कि एक बार मॉम को कॉल करके पूछ लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन उसकी मॉम कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे उसको डाउट होता है। इसीलिए वो दोबारा एसएमएस करती है कि पापा कहाँ है। उसकी मॉम बोलती है कि वो ऑफिस गए हैं, जिससे सुयान समझ आती है कि ये काम स्कैमर का ही है, क्योंकि उसके पिता को मरे काफी समय हो गया है। इस घटना से वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि स्कैमर अब उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी टारगेट करने लगा है। उसी रात उसके घर के बाहर कुछ आवाजें आती है। वो देखती है कि उसके डोर का पैटर्न लॉक अपने आप खुल गया है और दरवाजे पर एक आदमी आके बोलता है, क्या तुम सुयान हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए आया हूँ। घबरा कर सुयान उसे भगा देती है और अब सुयान को समझ आता है कि स्कैमर ने उसके लॉक को भी हैक कर लिया है और अब वो अलग अलग आदमियों को उसके घर भेज रहा है। वो तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करती है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे 5 मिनट में मिलने आ रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही वो अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर लगा देती है और बुरी तरह से घबराने लगती है। हम देखते हैं कि 5 मिनट कंप्लीट होते ही उसका मेन डोर अपने आप ही खुलने लगता है और एक आदमी आता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उसे कोई नुकसान पहुंचाता, डिटेक्टिव जो वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि सुयान के नाम से ही उसके पास एसएमएस आया था और उसी ने उसे मिलने बुलाया था, जिसे डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये काम स्कैमर का ही है। लेकिन इस तरह का काम करने के लिए डिटेक्टिव जो उस लड़के की बहुत पिटाई करते हैं। अगली रात सुयान के पास स्कैमर का एक धमकी भरा मैसेज आता है, जिससे घबराकर सुयान वापस डिटेक्टिव जो के पास जाती है और बोलती है कि क्यों ना इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू की जाए जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। उसकी बात मानते हुए डिटेक्टिव जो उस लड़के के घर जाता है जिसका मर्डर स्कैमर ने मूवी के स्टार्टिंग में ही कर दिया था और सुयान को वॉशिंग मशीन भी उसी एड्रेस से भेजा गया था। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस घर में कोई भी सामान नहीं था, सिर्फ एक कोने में एक फ्रिज पड़ा हुआ था और फ्रिज को खोलते ही उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसी फ्रिज में उस लड़के की बॉडी रखी हुई थी। इन सब घटना से सुयान बिल्कुल टूट गई और सदमे में आ गई। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक स्कैमर ही नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है और इन सब से साफ है कि अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है। डिटेक्टिव जो उसे सांत्वना देते हुए घर भेज देते हैं। घर पहुंच के सुयान को अपना सामान इधर उधर लगता है, जैसे कोई कुछ ही देर पहले उसके घर पर था। वो पागलों की तरह स्कैमर को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। दूसरी ओर एक और लड़की जो सुयान की ही तरह उसी स्कैमर की विक्टिम है, वो डिटेक्टिव जू से मिलने आती है। वो उन्हें अपनी कहानी बताती है और उसकी कहानी भी बिल्कुल सुयान की जैसी ही है। पहले स्कैमर ने उसे भी बहुत से डिलीवरी भेज के परेशान किया, फिर उसके घर पे आदमियों को भेजा और बाद में उस पे हमला भी किया और उसने अपनी खिड़की से छलांग लगा के अपनी जान बचाई। इसका मतलब ये है कि सुयान के अलावा उसके और भी शिकार हैं। उधर हम देखते हैं कि सुयान अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर गई है, लेकिन काम जल्दी खत्म होने की वजह से उसे न चाहते हुए भी अपने घर वापस आना पड़ता है। लेकिन घर वापस पहुंच के वो देखती है कि उसका बॉस किम उसके पीछे पीछे ही आ गया है। अब क्योंकि सुयान को पहले ही अपने बॉस पर शक था, इसीलिए वो उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देती और इस धक्का मुक्की में बॉस किम के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वो घर के अंदर घुस नहीं पाता और वो बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि तुम आजकल परेशान हो और इस समय तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन स्कैमर की वजह से वो इतना डर गई है कि उसे अब किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। उसे अचानक एहसास होता है कि कोई थोड़ी ही देर पहले उसके घर पर था और अचानक ही उसका कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो गया। उसमें लिखा आ रहा था कि आज तुम जल्दी घर आ गई। वो तुरंत डिटेक्टिव जो को कॉल करती है। बारीकी से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। सुयान को परेशान देख के डिटेक्टिव जो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो बहुत परेशान है
और टेंशन में वो बेहोश हो जाती है। डिटेक्टिव जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इधर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ना अपनी छानबीन से इसी तरह के और भी 6 केसेस की फाइल लेकर डिटेक्टिव जो को देते हैं, जो सेकंड हैंड ऑनलाइन परचेज से रिलेटेड लापता और मर्डर के केसेस हैं। डिटेक्टिव जो हैरानी से पूछते हैं कि इतने सारे केसेस हमारे सामने पहले क्यों नहीं आए। डिटेक्टिव ना बोलते हैं क्योंकि इस तरह का सेकंड हैंड परचेजिंग से रिलेटेड केस नेशनल लेवल पर शेयर नहीं होता है। उधर अपने ट्रीटमेंट के बाद ना चाहते हुए भी सुयान को अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन वापस जाते समय रास्ते में उसी स्कैमर की कॉल आती है। सुयान रोते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ ये सब करना बंद कर दो प्लीज। स्कैमर बोलता है ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे $10,000 चाहिए और वो भी कैश, और तुम रात 10 बजे अपने घर पर ही रहना और तुम्हारा फोन बंद होना चाहिए। इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए वो उसकी बातों को मान लेती है और अकाउंट से $10,000 निकाल के अपने घर पर फोन ऑफ करके 10 बजने का इंतजार करती है। हम देखते हैं कि सुयान का फोन ऑफ होने की वजह से डिटेक्टिव जो उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो उसकी बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं। साथ ही अपने छानबीन से डिटेक्टिव ना को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे देख के वो स्कैमर को पहचान जाता है। वो डिटेक्टिव जो को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाते क्योंकि उससे पहले ही स्कैमर ने उन्हें बेहोश कर दिया। उधर माफी मांगने के लिए बॉस किम सुयान के घर पर आता है, लेकिन सुयान के घर में घुसने से पहले ही उसे स्कैमर दिख जाता है। बॉस किम कुछ कर पाता उससे पहले ही स्कैमर उसे मार देता है। बॉस को ठिकाने लगाने के बाद वो अब सुयान पे हमला करता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन इन सब के बीच डिटेक्टिव ना मौके पर पहुंच जाते हैं और वो अब स्कैमर का पीछा करते हैं। उसी समय डिटेक्टिव जू को भी होश आने से वो भी उनका पीछा करते हैं और इस बीच स्पीड ज्यादा होने की वजह से डिटेक्टिव ना और स्कैमर की गाड़ी आपस में टकरा जाती है, जिसे डिटेक्टिव ना, सुयान और स्कैमर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डिटेक्टिव जो वहां पर पहुंच के डिटेक्टिव ना और सुयान को बचा लेते हैं, लेकिन स्कैमर उनसे पहले ही वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद सुयान फिजिकली तो रिकवर हो गई, लेकिन मेंटली अभी भी अनफिट है। उधर डिटेक्टिव ना की हालत में अभी भी सुधार नहीं है और एक दिन डिटेक्टिव जो को पता चलता है कि डिटेक्टिव ना अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो एक बार फिर से सुयान के पास जाते हैं कि शायद अब वो सीरियल किलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि एकमात्र वो ही है जिसने उस स्कैमर को देखा था। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे उस स्कैमर ने एक्सीडेंट वाले दिन उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वो क्या कर सकता है। उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे दोबारा ढूंढने में। उधर डिटेक्टिव जो को एक्सीडेंट की लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज से उस स्कैमर का चेहरा दिख जाता है। दरअसल वो वही कैमरामैन है जिसने सुयान के घर पर कैमरा इंस्टॉल किया था। उधर सुयान अब पुलिस की मदद करने को तैयार है। अब पुलिस और सुयान स्कैमर के लिए एक जाल बिछाते हैं। वो एक बार फिर से टारगेट वेबसाइट पर एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उस फेक आईडी से वो स्कैमर को एक एसएमएस करते हैं उसका कुछ सामान खरीदने के लिए। अब उनके प्लान के मुताबिक स्कैमर उनकी जाल में फंस गया और जल्द ही वो सामान दिखाने के लिए वो उनके पास आता है, लेकिन स्कैमर को जल्द ही उस पर डाउट होता है। सुयान जल्दी से टॉयलेट का बहाना करके डिटेक्टिव जो को कॉल करके स्कैमर के बारे में बता देती है। स्कैमर सुयान को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सामान तुम्हें अभी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये सामान तुम्हारे घर पर ही दूंगा, तुम अंदर चेक कर लेना और मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। सुयान उसे अपने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाती है और वहां पहुंच के वो सबसे पहले डिटेक्टिव जो को कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बताती है। डिटेक्टिव तुरंत ही वहां के लिए निकलते हैं। उधर उससे पहले ही स्कैमर सुयान पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। स्कैमर अब सुयान को बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसका मर्डर करने ही वाला था कि सुयान उसे बोलती है कि मुझे मार के तू जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। इसे गुस्से में वो उसे मारने ही वाला था कि डिटेक्टिव जो वहाँ पहुँच के स्कैमर के ऊपर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई के बीच डिटेक्टिव जो स्कैमर को लेकर बिल्डिंग के नीचे कूद जाते हैं, जिससे स्कैमर और डिटेक्टिव जो की वहीं पर मौत हो जाती है। सीन चेंज हो जाती है। हम सुयान को बहुत खुश देखते हैं जो कि एक नई कंपनी में जॉब करती है और इस बार वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। अब वो अपने हर एक वर्कर का बहुत ध्यान रखती है। हम देखते हैं कि सुयान का केस अब क्लोज हो चुका है, लेकिन इस तरह के मामलों में पिछले साल के मुकाबले दोगुना बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।